हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। स्टैंडर्ड 12th का ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का हमारा सब्जेक्ट है, उसकी हम बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ टॉपिक्स देखे। हमने मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखा, हमने ये देखा कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज एग्जैक्टली मैनेजमेंट, उसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स के ऊपर बात की। अब हम यहाँ पे आज जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, इट इज रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आप अपना जो टेक्स्ट बुक है वो साथ में रखना, तो आप पॉइंट्स को साथ साथ में रेफर करते जाएंगे। इम्पोर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट क्यों इतना नेसेसरी है, उसके लिए क्या पॉइंट्स है वो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि इट इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड। इस बारे में कल भी हमने बात की थी, लास्ट लेक्चर में हमने देखा नेसेसरी इन एवरी फील्ड का मतलब क्या है। आप किसी भी फील्ड को ले लो, सपोज हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे, आपको याद आ रहे होंगे मे बी। हमने फैमिली का एग्जांपल तो लिया ही था, हमने स्पोर्ट्स का एग्जांपल भी लिया था, ठीक है, एजुकेशन का एग्जांपल भी लिया था, आप पॉलिटिक्स का एग्जांपल भी ले सकते हो। एक पॉलिटिकल पार्टी को मेंटेन करने के लिए भी तो मैनेजमेंट चाहिए ना, कितने सारे वर्कर्स, कितना सारा स्टाफ, कितने लोग काम करते हैं, तब जाके एक लेवल पे एक पॉलिटिकल पार्टी सक्सेसफुल हो पाती है। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस रहेगी। तो आप किसी भी फील्ड का एग्जांपल ले लो, विदाउट मैनेजमेंट किसी का काम नहीं चलने वाला। वैसे ही एग्जांपल्स यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, रिलीजियन है, डिफेंस है, सोसाइटी है, पॉलिटिक्स है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, एटसेट्रा। एवरीवेयर मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट में बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब, जैसे अगर हम बिजनेस में बात करें तो रिसोर्सेज कौन से होते हैं, रॉ मटेरियल, स्टॉक, कंज्यूमेबल, इवन योर स्टाफ, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में से एक है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब है कि बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन हो पाना। फॉर एग्जाम्पल, अपने इसका कुछ कॉमन एक सिनारियो देखते हैं। सपोज ऐसा कुछ है कि आप अपने घर पे मिल्क ऑर्डर करते हो डेली बेसिस पे, ठीक है, चाय के लिए, कॉफी के लिए। फैमिली में मिल्क की तो जरूरत होती है यूजुअली। तो होता है कि मिल्क जो है वो आप ऑर्डर करते हो, तो कैसे ऑर्डर करते हो, ऐसा होता है कि पूरे महीने का दूध एक साथ मंगवा लिया, मतलब जो वो दूध वाला आता है उसको बोला एक काम कर, हमारा रोज की रिक्वायरमेंट है 1 लीटर, तो 30 लीटर दूध दे जाया कर 1 तारीख को, सीधा अगले महीने आना। ठीक है, तो रोज रोज आने की क्या जरूरत है। सुबह सुबह तो उठता है, बेल मारता है, हमको डिस्टर्ब करता है, तो 5 बजे में उठ जाता है, हमारी भी नींद खराब होती है। इससे अच्छा ना एक काम कर, 30 लीटर दूध एक साथ दे जा। पॉसिबल है क्या स्टोर करना? नहीं, बिकॉज मिल्क एक नेचुरल प्रोडक्ट है, वो आप एक साथ अगर स्टोर करके रख दोगे तो हो सकता है कि वो खराब हो जाए। गर्मी के मौसम में दूध खराब हो जाता है, तो आप उसको मेंटेन कैसे करोगे। तो ऑब्वियसली आप मैक्सिमम उतने ही यहाँ पे स्टॉक रख सकते हो जितना वो खराब ना हो, जितना कंज्यूम हो जाए। तो इसके लिए भी हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि एक बार अगर हम दूध मंगवाते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है, कंजम्पशन हम बोल सकते हैं, कंजम्पशन कितना है, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि स्टॉक कितना रखना है। तो ये सारी चीजें जो भी है, ऑल दिस इज डिपेंडेंट ऑन द कंजम्पशन। अगर मेरा रोज का, मेरी फैमिली का रिक्वायरमेंट सपोज 2 लीटर है, फैमिली बड़ी है, 2 लीटर दूध अगर रोज का रिक्वायर्ड है, तो मैं अगर दूध मंगवा रहा हूं तो मैं उसको बोलूंगा भाई 2 लीटर रोज देके जा। ज्यादा से ज्यादा मैं 2 दिन का दूध रख सकता हूँ, तो 4 लीटर देके जा। लेकिन मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि तू 1 महीने का 50-60 लीटर दूध एक साथ दे जा, वो खराब हो जाएगा। तो स्टोरेज कितना करना है, रॉ मटेरियल कितना रखना है, कंज्यूमेबल्स कितने रखने हैं, वो सब चीजें भी आपको सोच समझ के प्लान करके लानी पड़ती है। जैसे खाने पीने की चीजें हैं घर पे, मिल्क का एग्जांपल हमने लिया, कुछ कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। स्नैक्स है, ठीक है, खाने पीने की चीजें, नाश्ते की चीजें, एक्सपायरी डेट होती है ना उसकी, ठीक है, एक्सपायरी डेट है सपोज 30 डेज की, आप पूरे साल का स्टॉक ले आए, तो एक महीने में कितना खा लोगे, वो ऑब्वियसली खराब हो जाएगा। तो इतना सारा स्टॉक रखने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो बिजनेस में भी ये होता है ना, अगर बिजनेस में मैं कोई चीज एज अ रॉ मटेरियल बाई करता हूं, तो मैं रॉ मटेरियल पूरे साल का एक साथ स्टॉक नहीं करूंगा। मैं
एक प्रोडक्शन साइकिल का या 2 प्रोडक्शन साइकिल जितना ही स्टॉक करूंगा कि चलो 15 दिन का स्टॉक मंगा लो, 1 महीने का स्टॉक मंगा लो, फिर रोटेशन में ऑर्डर करते रहेंगे, आखिरी 1 हफ्ता बचा होगा और गुड्स ऑर्डर कर देंगे, 3-4 दिन में आ जाएगा, रोटेशन में चलता रहेगा, तो हम स्टॉक आउट नहीं होंगे। ठीक है, दैट इज द मेन इंटेंशन। तो इसीलिए रॉ मटेरियल को भी हम उस हिसाब से ही ऑर्डर करेंगे, वो भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो गया। क्योंकि अगर मैं ज्यादा रॉ मटेरियल मंगवा कर रख लूंगा, उतना यूज नहीं होगा, तो पुराना वाला जो है वो खराब होता जाएगा। दूसरी चीज, अगर क्वालिटी चेंज हो गई, बायर्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, तो फिर वो रॉ मटेरियल मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम कैसे होगा, मैक्सिमम कैसे होगा, क्लियर ये चीज। चलो आगे बढ़े। अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये कल हमने बात की थी। टारगेट अचीव करने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव है अच्छा रिजल्ट लाना, आपका ऑब्जेक्टिव है पर्टिकुलर परसेंटेज स्कोर करना। कितने स्कोर करने हैं वो आपकी मर्जी है, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। बट उस ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए अगर आप एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनाएंगे तो क्या पॉसिबल है इस चीज को कवर कर पाना? ऑब्वियसली नॉट। तो अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करके, प्लान करके अपना काम करें। क्लियर। नेक्स्ट, यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस, ये भी बेसिक हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो तो इट नीड्स प्रॉपर प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी। उसके बिना आपका बिजनेस चलने वाला नहीं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी। ठीक है, जियो का एग्जांपल ले लो, ठीक है, अमेजोन का एग्जांपल ले लो। अगर आपको मैनेजमेंट के लिए एग्जांपल लेना है, आप अमेजोन का एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट है, पूरी दुनिया को वो इतना कुछ बेच रहे हैं, लार्जेस्ट सेलिंग वेबसाइट है, इतने क्रोर्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो तो क्या 24 आवर्स में डिलीवरी दे सकते हैं क्या ये आपके घर पे? बट दे क्लेम कि हम प्राइम डिलीवरी 24 आवर्स के अंदर आपके घर पहुंचा सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ये चीज समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसके बाद बात हो रही है इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। ये भी सही बात है। अगर आपकी कंपनी का मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, सबको पता रहेगा कि किसको क्या काम करना है, कितना काम करना है और एक इंसान कितना काम कर सकता है। अब जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी मालूम है कि मैं बीकॉम, बीबीए, सीएस, 11th, 12th सारे स्टूडेंट्स को अगर एक साथ सब कुछ मैं अकेला पढ़ाने जाऊंगा, कोशिश तो कर लूंगा बिना सोचे समझे, सोचो हालत क्या होगी, बिजनेस तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। तो उस चीज को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट करें। तो मैं क्या करूंगा, स्टाफ अपॉइंट करूंगा, काम डिवाइड करूंगा, भाई आप ये सब्जेक्ट पढ़ा लो, आप वो सब्जेक्ट पढ़ा लो, आप मेरा टाइपिंग का काम कर दो, आप क्वेश्चन पेपर बना दो, पेपर्स चेक कर दो, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ, यू नो। तो अगर मैं प्रॉपरली सब कुछ मैनेज करने जाऊंगा ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो अपने आप बढ़ती जाएंगी। क्लियर है? तो दैट इज द इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट, इंक्रीज इन प्रॉफिट। देखो मैनेजमेंट अच्छा है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का पूरा स्ट्रैटेजी हो गई है, रिसोर्सेज, इसमें आप बिल्कुल भी पैसा वेस्ट नहीं होने दे रहे हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज जॉब की आपने बढ़ा दी है, काम सबका अपना अपना डिवाइडेड है, आपने स्टाफ रख दिया है, उसको सैलरी देके आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ने ही वाला है। क्योंकि देखो रॉ मटेरियल का वेस्टेज नहीं हो रहा, टाइम का वेस्टेज नहीं हो रहा, ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज नहीं हो रहा। जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके आप लोगों को सैलरी दे रहे हो तो आप उसमें कुछ पैसा बचा रहे हो ना, जितना क्लाइंट से कमा रहे हो उसका एक हिस्सा ही तो सैलरी में दे रहे हो, बाकी का तो कंपनी का है, प्रॉफिट अपने आप बढ़ने वाला है। आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने बोला है दैट इज कॉल्ड सोशल बेनिफिट। अब सोशल बेनिफिट से इनका मॉड्यूल में क्या कहना है, हम उसी लैंग्वेज को फॉलो करते हुए चलते देख लेते हैं कि सोशल बेनिफिट में क्या बोल रहे हैं। तब तक मैं आपको वो पॉइंट बता देता हूँ कि व्हाट इज एग्जैक्टली नेशनल मोटिव। नेशनल मोटिव का मतलब वही है कि इवन पूरे नेशनल लेवल पे हर एंटिटी, हर कंपनी प्रॉपर मैनेजमेंट करेगी तो सबके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, सबका टाइम कम से कम वेस्ट होगा, सबका प्रोडक्शन सबसे हाई रहेगा, तो कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो धीरे धीरे एक जो सिनारियो बनेगा उसमें क्या होगा, पूरे कंट्री की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखें अब जो आपका सेकेंड लास्ट पॉइंट बचा है उसको भी कवर कर लेते हैं, दैट इज द सोशल बेनिफिट। यहाँ पे बोल रहे हैं एवरी बिजनेस इज कैरिड आउट एज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी and for the interest of society by using the resources of society. Management works in the favor of society. Success of any business increases the wealth and welfare of society. तो in short ऐसा वो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक बिजनेस के सक्सेसफुली काम करने से सोसाइटी का वेलफेयर होता है। जैसे अपने जियो का एग्जांपल ले रहे थे या अमेजोन का एग्जांपल ले रहे हैं, जियो अगर सक्सेसफुल तरीके से काम कर रहा है उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? आपको और मुझे मिल रहा है। कहीं ना कहीं आज इंटरनेट हमारे लिए इतना चीप और फास्ट हो गया है
कि कोई भी कम पैसों में इंटरनेट यूज करके उसकी पूरी फैसिलिटी एंजॉय कर सकता है। इससे दुनिया तेज हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बिजनेस प्लेटफॉर्म सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके सोसाइटी को ही वापस कुछ दे रहे हैं। क्लियर ये चीज़, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे। आगे भी कुछ टॉपिक्स हैं, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट इज अ साइंस, ये बात हमने पहले भी की थी। मैनेजमेंट इज आर्ट, मैनेजमेंट इज अ साइंस, इट इज अ डिसिप्लिन। वो सेम चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है, तो मैं उस चीज़ को वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। साइंस एंड आर्ट वाला पॉइंट हम देख चुके हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, हाँ ये तो है ही ना। लोग मैनेजमेंट के अंदर डिग्री लेते हैं, मास्टर्स करते हैं, बैचलर्स करते हैं। आपका बीबीए क्या है? बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इज मैनेजमेंट। एमबीए क्या है? इट इज अ मैनेजमेंट कोर्स। तो मैनेजमेंट के ऊपर लोग डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन ये सब करते ही है ना। तो इट इज अ फुल टाइम प्रोफेशन जो क्वालिफिकेशन लेके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कंपनी के डायरेक्टर्स क्या करते हैं? कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स क्या करते हैं? कंपनी के मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजमेंट को ही एज अ फुल टाइम प्रोफेशन वो इम्प्लीमेंट करते हैं। क्रिकेट टीम होती है तो क्रिकेट टीम का स्टाफ होता है, कोचिंग स्टाफ, स्ट्रेटेजी स्टाफ, ये वो। तो वो सब स्टाफ क्या करता है? मैनेजमेंट करता है। फिजियोथेरेपी, सबका अपना अपना रोल है, बट एक मैनेजर भी होता है। अच्छा, इवन जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, जैसे कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी, तो उनके भी अपने मैनेजर्स होते हैं। वो क्या करते हैं? उनके बिहाफ पे एडवर्टीजमेंट्स कौन सी करनी है, कौन सी नहीं, पेमेंट आया नहीं आया, कहाँ पे शूटिंग रखनी है, कहाँ पे नहीं, सारा शेड्यूलिंग करते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें होती है वो एक प्रोफेशन बन जाती है कि मेरा काम ही है मैनेजमेंट करना। अब मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ तो मेरे क्लास पे बहुत सारा काम है। कौन से क्लास में कौन सा लेक्चर कंडक्ट करना है, कितने बजे कौन सा बैच होगा, अगर मेरे मल्टीपल लोकेशन पे क्लासेस है तो कौन सी क्लास में कौन सा बैच रहेगा, ये सब मैनेज करने के लिए या तो मुझे एक बंदा रखना पड़ेगा जो ये काम करे फुल टाइम, या अगर मैं फ्री हूँ तो मैं खुद ही ये काम करूंगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक फुल टाइम प्रोफेशन है जिसको परस्यू करके आप अपनी इनकम अर्न कर सकते हैं। क्लियर। फिर बोला है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब देखो, जिस टाइप का आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको उसकी पूरी नॉलेज तो होनी चाहिए। तो वही बात यहाँ पे की। सबसे पहले उन्होंने बोला है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज में कि अगर आप लॉयर बनना चाहते हो एज अ प्रोफेशनल तो आपको एलएलबी की डिग्री चाहिए। आप अकाउंटेंसी में जाना चाहते हो तो आपको सीए की डिग्री चाहिए। आप मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो तो आपको एमबीबीएस या एमडी की डिग्री चाहिए। तो ये सारी चीजें होती। बीबीए एमबीए में आपको बता चुका हूँ। इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च, ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं लाइक अदर प्रोफेशंस इन मैनेजमेंट टू ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग देयर इज इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। देखो, जितना आप काम करोगे, सपोज बड़ी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो उसका मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, दूसरे डायरेक्टर्स को लेके आते हैं। तो जिन डायरेक्टर्स को 20 साल 25 साल का इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है उनको बिठाया जाता है। फिर नया आएगा ना तो वो लॉस मेकिंग एंटिटी को ठीक नहीं कर पाएगा। कोई पुराना पर्सन होगा जो इतने साल दुनिया देख चुका है, तो वो जब आएगा तो उसको एग्जैक्टली पता होगा कि करना क्या है। तो उसको हम बोलेंगे कि इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। इसके बाद बोला है प्रोफेशनल एसोसिएशन। ऑब्वियस है, मैनेजमेंट का जो काम है ये फुल टाइम प्रोफेशन है। अपना इंडिया में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो है मैनेजमेंट के लिए, जो कॉलेज आप बोल सकते हो, ठीक है, जहाँ से आप मैनेजमेंट के स्किल्स सीख सकते हो, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसके बारे में तो आपने सुना होगा। यहाँ एडमिशन लेना इतना डिफिकल्ट है, इसके लिए लोग कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो कैट की एग्जाम बोलते हैं उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, साल भर अपियर करते हैं, क्लियर होता है, फिर आईआईएम में जाते हैं। तो दैट इज अ वेरी डिटेल्ड प्रोसीजर और हर किसी को वहाँ पे एडमिशन मिलता नहीं। ठीक है, इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ, ये प्रोफेशनल्स के लिए होता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है थोड़ा बता दो, आपके लिए भी पॉइंट नया होगा। कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी प्रोफेशनल के लिए हो सकता है, सीए, सीएस, आर्किटेक्ट, ठीक है, चलिए एलएलबी ले लेते। इतने लोग भी काफी हैं, डॉक्टर्स, इतने लोग एक बार कवर करते हैं, और भी प्रोफेशनल्स होते हैं। देखो, अब जैसे अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सीए इंस्टीट्यूट का मेंबर हूँ, तो इट इज नेसेसरी कि मैं एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फॉलो करूँ। अगर मैं कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करता हूँ
तो फिर मैं इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, ये सब टर्म्स एसोसिएट होते हैं विद कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे अभी आप कोई लॉयर है तो आपने देखा होगा कोर्ट में अगर लॉयर प्रैक्टिस करने जाते हैं तो उनको व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट, व्हाइट पैंट वो पहनना ही पड़ता है, ब्लैक पैंट पहनना ही पड़ता है। तो वो मैंडेटरी है। आप कोर्ट में अगर जा रहे हो तो आप ऐसे कैजुअल जीन्स टी शर्ट में नहीं जा सकते हो, आपको वहां पे जो उनका अटायर है वो पहनना ही पड़ेगा। अच्छा, डॉक्टर हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो क्या जीन्स पैंट या ट्राउजर पहन के जाके ऑपरेशन कर सकते हैं क्या? नहीं, उनको पूरा उनका जो डॉक्टर्स का अपैरल है, हेड के लिए कवर है, ग्लव्स है, मास्क है, वो सब सैनिटाइज करके उनको ऑपरेट करना है, नहीं तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। अगर उन्होंने वो नहीं किया तो इट इज ब्रीच ऑफ देयर गाइडलाइंस और उसके लिए उनके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। ठीक है। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, हमारे लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं। मैंने ये तीनों चीजें परस्यू की है। अब जब हम इसको परस्यू करते हैं, जब इसकी पढ़ाई करते हैं, तो हमें बताया जाता है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज अ प्रोफेशनल। जैसे होता है कि मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता हूँ, मैं न्यूज़पेपर में ये ऐड नहीं दे सकता हूँ एज अ सीए कि भाई मुझसे आके आप रिटर्न फाइल करवा लो, इनकम टैक्स का फाइल चार्ज 500 रुपये, जीएसटी रिटर्न फाइल करवा लो 1000 रुपये। मैं ऐसा पेपर में ऐड देके क्लाइंट्स को नहीं बुला सकता हूँ। आप बोलते हैं इंडिया नंबर 1 चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर्म, ऐसा मैं कहीं लिख नहीं सकता हूँ। ये गाइडलाइंस में है हमारे, ठीक है, कि हम पब्लिसिटी नहीं कर सकते। अगर प्रैक्टिसिंग हो, मैं प्रैक्टिसिंग नहीं हूँ तो एक्चुअली मेरे लिए वो गाइडलाइंस नहीं है। पर जो सीए इनकम टैक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीएसटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दे शुड बी टेकिंग केयर कि वो ऐसी कोई गलती ना करें। एडवोकेट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ प्रोफेशनल कंडक्ट होता है। तो जो भी लोग प्रोफेशनल काम में इन्वॉल्व हैं उनको ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ती है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो आप मेरे क्लाइंट हो, तो आपके पैसों का ध्यान मुझे रखना है। मैं अगर डॉक्टर हूँ, आपकी हेल्थ का ध्यान मुझे रखना है। मैं अब आपने सुना होगा वो मूवीज को, गब्बर मूवी में देखा था, गब्बर, ठीक है, गब्बर इज बैक, उसमें देखा होगा आपने कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो पेशेंट ऑलरेडी डेड है, दवाइयाँ झूठी झूठी बिल बना देते हैं, मरे हुए इंसान का भी 2-4 लाख का खर्चा करवा देते हैं, वो सब आपने देखा होगा। तो ऐसी इमोरल प्रैक्टिसेस, गलत काम करना, क्या उनको अलाउड होना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो इनकी एसोसिएशन होती है जिनमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो डॉक्टर आपके साथ फ्रॉड करे तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, आप उनको अप्लाई कर सकते हो। लॉयर्स हैं तो उसमें होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सीए, सीएस और सीएमए के लिए आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई, ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उसमें मेंबर की कंप्लेंट कर सकते हो कि इसने मेरे साथ ऐसा फ्रॉड किया। तो मॉरल ड्यूटीज होती है कहीं ना कहीं जिनको फॉलो करना आपकी लायबिलिटी है। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा उन्होंने क्या बोला है। अब इसके बाद जो है ना टॉपिक वो दूसरा ही स्टार्ट हो रहा है, एक नया ही टॉपिक है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं अलग अलग, और उसमें 3 अलग अलग टाइप के लेवल्स दिए हुए हैं, फिर उनका कंपैरिजन है, तो वो एक कंटिन्यूटी में चलेगा। तो मेरे हिसाब से हमें आज यहीं तक रखना चाहिए। आप इतनी चीजें क्लियर कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के टॉपिक्स पे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी है यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लो, इसको समझ लो। ठीक है, और थोड़ा लाइन टू लाइन भी पढ़ लेना, मैंने तो आपको सारे पॉइंट्स डिटेल में बताए हैं। तो जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आई है, आप इंडिविजुअली मुझे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।